Now, June 2022 importantly saw the holding of WTO's 12th Ministerial Conference. And Ministerial Conference जो है बेसिकली इनकी हाईएस्ट लेवल बॉडी की जो है ये कॉन्फ्रेंस है, जो कि 4 साल बाद हुई। अर्जेंटीना में 2017 में ये हुई थी। उसके बाद ये इतना डिले जो है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हो गई। अब ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है WTO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। साथ ही साथ में 4 मेन मुद्दों के साथ जो है इसने डील किया। सबसे पहले लॉन्ग पेंडिंग फिशरीज एंड फिशरीज सब्सिडीज के ऊपर 2001 दोहा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस से ही जो है वाद विवाद डिबेट्स वर ऑनगोइंग। दिस वाज फाइनली समथिंग वाज डन, अ ब्रॉडर अग्रीमेंट वाज बिल्ट अपॉन दिस व्हिच इज वेरी रेलेवेंट। Then importantly about COVID-19, particularly intellectual property rights के regarding कुछ जो इन्होंने leeways देने थे to deal with the pandemic, those were also dealt with in this conference. Then very importantly, e-commerce, which has again been a bone of contention between the developed and the developing world, इसके ऊपर भी चर्चा हुई. However, there are a number of issues that still prevail. Last but not the least, there were also talks about WTO reform, right? Even though talks were held, but nothing concrete has been taken, right? So यहाँ पे जो है हम इसी इशू को in detail डिस्कस करेंगे यूजिंग रेफरेंसेस फ्रॉम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट मैगजीन। CFR के अंदर इसके ऊपर अच्छा आर्टिकल आया था, ORF के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई थी, प्रोजेक्ट सिंडिकेट में जो है इसके ऊपर अच्छी डिस्कशन हुई थी। तो इनको लेके जो है हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स नॉट जस्ट इन द बैकड्रॉप ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक बट ऑल्सो heightened global tensions, a complete disruption of the dispute resolution mechanism of WTO, as well as the Ukraine crisis fueled inflation and other issues, right? तो इस दौरान WTO की existence के लिए भी ये जो conference है काफी ज्यादा crucial साबित होगी। Now, in the outcomes of the conference, the first thing that you need to concentrate on is the issue of fisheries. ठीक है, नंबर ऑफ इश्यूज के ऊपर बात की गई थी, बट सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो कि आता है इज दैट ऑफ फिशरीज। जैसे कि मैंने बताया, आपकी दोहा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस से जो है ये डिबेट चल रही थी एंड फाइनली दोनों ही फिशिंग सब्सिडीज, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स के अंदर बैलेंस मेंटेन करने की जो है कोशिश की गई है बाय द अग्रीमेंट दैट वाज फाइनली फॉर्मुलेटेड बाय द WTO मिनिस्टीरियल conference. Now the current agreement establishes basically new trading rules, and very importantly this is a huge deal. Why? Because it is the second multilateral trade agreement in WTO की पूरी history. Therefore it sort of allows for a renewed emphasis that WTO can ensure multilateralism given the chances, given consensus building. So let's give WTO a chance. Okonoji-Iweala very importantly argue करते हैं that it is for the first time जब एक agreement not just for economic purposes but even environment sustainability को मद्देनजर रखते हुए finalize किया गया है। अब ये किसके साथ डील करता है? बेसिकली जब हम फिशिंग की बात करते हैं, यहाँ पे सब्सिडीज डिफरेंट तरह की होती है। 3 तरह की सब्सिडीज की ये बात करते हैं। कुछ होती है ऐसी सब्सिडीज जो कि इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनरिपोर्टेड फिशिंग जो है उनके साथ डील करती है। देन देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ ओवरस्टॉकिंग ऑफ फिश, जो कि एक और इशू है जिसपे अगेन सब्सिडीज एग्जिस्ट करती है। एंड इसके अलावा अदर सब्सिडीज होती हैं जो कि इन IUU एंड ओवरस्टॉकिंग के अलावा एग्जिस्ट करती है। अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं? सबसे पहले तो WTO के इस अग्रीमेंट ने कंप्लीटली प्रोहिबिट कर लिया है सब्सिडीज को जो कि इलीगल, अनरेगुलेटेड या अनरिपोर्टेड फिशिंग को अलाउ करती हैं। दे से दैट फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज टू इंश्योर लाइवलीहुड ऑफ ऑल पीपल हमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, एंड कोई भी सब्सिडी जो कि इस IUU को अलाउ करेगी हम उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या बात करते हैं? नेक्स्ट ये कहते हैं कि कंप्लीट प्रोहिबिशन होगा ऐसी सब्सिडीज का भी जो कि फिशिंग को अलाउ करती है अनरेगुलेटेड हाई सीज पे। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक,
आप वहां पे करो फिशिंग, बट उसके बियॉन्ड हाई सी स्टार्ट एंड टू गो हेड एंड फिश अनरेगुलेटेड देयर इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड, एंड दिस इज अ वेरी लैंडमार्क डिसीजन स्पेशली फॉर मोस्ट वल्नरेबल एरियाज जहां पे जाके ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जाती है फिशिंग रिसोर्सेज की. Thirdly, very importantly, they also have included a provision on overfish stock, right? Basically, ऐसे vulnerable stocks fish के बीच में जिनमें overfishing जो है की जा रही है in particular species की. ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्सिडी बनाई गई है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6 को ये अचीव करने में हेल्प करेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इंश्योर कि ये सब्सिडीज के कारण उनको कुछ ज्यादा धक्का ना पहुंचे, लाइवलीहुड इश्यूज ना निकल के आए, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रस्ट फंड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा टू प्रोवाइड बोथ टेक्निकल असिस्टेंस एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज को एंगेज्ड इन फिशिंग. अब यहाँ पे जो है आपको एक टेबल मिल सकता है कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं, कौन सी सब्सिडीज जो हैं उनको हटा दिया गया है. सो सबसे पहले आपकी इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को, विच कंप्राइजेस ऑफ नियरली 10 to 20% ऑफ द वर्ल्ड फिश जो है, जो कि पकड़ी जाती है, ये IUU के अंडर होती है. सिमिलरली जो ओवरफिश स्टॉक है, अबाउट 35% ऑफ द वर्ल्ड फिश जो है वो ओवरफिश्ड है एंड जिसके कारण उनके स्टॉक्स जो हैं सिवियरली डिप्लीट हो रहे हैं. अब यहां पे उन्होंने क्या किया है, इन दोनों को ही प्रोहिबिट कर दिया है और क्या कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सब्सिडी इनको ग्रांट कर सकते हैं. अब किसके लिए? सिर्फ 2 years सिंस दिस अग्रीमेंट. ठीक है, 2 साल के बाद ऐसी कोई सब्सिडी जो है अलाउड नहीं की जाएगी. सो बेसिकली 2 years हैव बीन ग्रांटेड टू द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉर फेजिंग आउट दीज सब्सिडीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इन्होंने फिशिंग एरिया को भी जो है क्लियरली डिफाइन कर दिया है. सो व्हाट आर द एरियाज वेयर अ कंट्रीज पीपल कैन गो अहेड एंड फिश? दिस इज अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 nautical miles फ्रॉम द कोस्ट. हाई सीज जो हैं अब इसके बियॉन्ड शुरू हो जाते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली अ थर्ड काइंड ऑफ सब्सिडी इज एनी सब्सिडी ऑन एक्टिविटीज जो कि इन दोनों के अंडर नहीं आती है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस. All such subsidies are completely allowed except for those subsidies which encourage fishing in the unregulated high seas. ये allowed नहीं है, आप EEZ में कीजिए but not on the unregulated high seas. जहां पे regulations exist करती है वहां पे आप कर लीजिए, but जहां पे there is no regulation, there you cannot be following any such fishing practice. Now very importantly, इस अग्रीमेंट के अंदर एक और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO हैज बीन फॉलोड, विच इज योर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. तो आपने ये UNFCCC में देखा होगा, है ना, जो क्लाइमेट चेंज के आपके प्रिंसिपल्स हैं, वहां पे दे रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड एंड देयरफॉर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाज ऑफर्ड टू your developing countries on the basis of common but differentiated responsibilities. इसी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर भी स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है. एंड नाउ इवन इन केस ऑफ फिशरीज, जहां पे 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड जो है दे दिया गया है फॉर फेजिंग आउट द 2 kinds ऑफ प्रोहिबिटेड फिशिंग सब्सिडीज, IUU वाली एंड ओवरफिशिंग स्टॉक्स वाली. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये एक मैटर ऑफ विक्ट्री है. वाई? बिकॉज उन्होंने इंक्लूडिंग इंडिया ने लॉबी किया था फॉर द रिमूवल ऑफ अ सेक्शन ऑफ प्रपोजल जो कि कुछ ऐसी सब्सिडीज को थ्रेटन करता था विच वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल स्केल आर्टिजनल फार्मर्स. ठीक है, सो स्मॉल स्केल आर्टिजनल फार्मर्स जो कि टेक्निकली बहुत ही स्मॉल लेवल पे फिशिंग करते हैं ओनली विद रिगार्ड टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पीशीज, राइट, उनकी लाइवलीहुड बचाने के लिए ऐसी सब्सिडीज हैव बीन removed, right? Then very importantly, despite these developments, Andrew Sharpless argue करते हैं that despite this agreement on fishery subsidies having been formulated by the WTO, it is merely a paper tiger and the WTO has again failed to comprehensively ban subsidized overfishing and चाहे developing countries को ही ये अभी भी allow करता है to follow certain unsustainable
practices. Now on the other hand, P. Ranjan and S. Sasmal on the other hand क्या point out करते हैं, वो बोलते हैं the final negotiated agreement के अंदर developing countries try to push a lot, but still the kind of discipline on subsidies which was needed that is still missing, जिसके कारण अभी भी शायद overfishing and overcapacity जो है haunt करेगी world की फिशरीज को. इसके अलावा अजय श्रीवास्तव एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे रखते हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, which is that for a lot of developing countries, fishery is a source of livelihood. People, particularly the most marginalized and vulnerable section of people, depend on fishing for their livelihood. Now, developing countries during negotiations had hoped for a transition period ranging up to 25 years. However, this transition period is extremely small, that is 2 years, which Srivastav feels might not be adequate time to allow for these vulnerable people to switch to new sustainable and often expensive practices. Then very importantly, एक और इशू जो कि निकल के आता है कि जो सब्सिडीज हैं विद रिस्पेक्ट टू इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग, दोज आर बैंड, बट ओवरऑल IUU फिशिंग नहीं उन्होंने बैन की है. मतलब आप वर्ड्स के अंदर डिफरेंस देखिए. उन्होंने कंट्रीज को बोला है कि अगर आप किसी भी तरीके से सब्सिडाइज कर रहे हो इलीगल, अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग को, तो आपने वो सब्सिडी रोक देनी है. आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि नाउ अक्रॉस द कंट्रीज anyone who's practicing such fishing method, that is only banned. So subsidies हो या ना हो, you cannot fish if it is illegal, unregulated or unreported, right? इसके कारण क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, वो बोल रहे even though developed countries do not offer such subsidies, but it is not like developed countries के अंदर इस तरह की fishing नहीं हो रही. On the other hand, what is happening is that all these developed countries have high scale technologies which are available to their fishing communities, जिनके थ्रू ये IUU practices में indulge करके fishing कर सकते हैं, right? Through surveys, through other tools and mechanisms, जिनके थ्रू जो है ये इन सब चीजों को completely क्रॉस ओवर करके जाके अनरिपोर्टेड फिशिंग करके आ सकते हैं. नाउ बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज में पीपल आर पुअरर, उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है. सो नाउ विद द सब्सिडीज गॉन, basically those marginalized people will suffer while developed countries will go scot-free with no overseeing of the fishing community जो कि वहां पे ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रही है. ठीक है, तो आपने इन सारे क्रिटिसिज्म्स को भी जो है मद्देनजर रखना है. Now the second important thing that took place was the response to COVID-19 pandemic. अब WTO ने very importantly बात की that how the present COVID pandemic has shown us that we need to prepare ourselves for future pandemics, because there will be such more pandemics, right? The world is already talking about monkeypox and other things, right? So here WTO stressed on the need for transparency, timely information sharing, as well as restrain on imposing export restrictions. So a number of countries had done that when it came to medical equipment, when it came to drugs, when it came to other medical facilities. A lot of export restrictions were imposed, जिसके कारण a lot of countries were left completely dry of any resources to help them cope up with the pandemic. Now in view of the same, एक और बहुत ही लंबी कॉन्वर्सेशन दैट हैड बीन गोइंग ऑन, इनफैक्ट जिसके अंदर एक लीड ली हुई थी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में इन 2020, जब उन्होंने एक ओरिजिनल प्रपोजल आगे रखा था फॉर वेवर विद रिगार्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्हेन इट कम्स टू कोविड रिलेटेड वैक्सीन्स, ट्रीटमेंट्स एंड टेस्ट्स. तो अब उसके एक वाटर्ड डाउन अग्रीमेंट को अप्रूवल मिल गया है, राइट, जहां पे कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट्स, they have been basically suspended to allow for quick fast manufacture of COVID-19 vaccines. तो जिसके लिए अब आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है of the patent owner for the next 5 years, right? So for example, अगर एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन बनाई है और उनकी जैसी वैक्सीन जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं और भी फैक्ट्रीज और भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एट अ क्विक रैपिड पेस, तो उनको इनको बनाने से पहले पेटेंट वेवर लेना नहीं जाना पड़ेगा टू एस्ट्राजेनेका फॉर द नेक्स्ट 5
years. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, चाहे जितना भी वाटर डाउन हो, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर कंट्रीज टू बी एबल टू कोप विद कोविड-19 पैंडेमिक। साथ ही साथ में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का ट्रिप्स वेवर दिया गया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच टुक प्लेस वाज इन द field of food security and agriculture. Now again you will know that दोहा agreement के अंदर एक जो massive issue है दोहा कॉन्फ्रेंस से जो कि चलता आ रहा है is the agreement on agriculture, जिसको लेके a number of developing countries have issues, chief of which is India. So one of the reasons that agreement of agriculture has not really been able to move forward is because of the kind of disagreements that India has time and again showed at WTO. Now यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक declaration वो लेके on food security wherein they committed that neither कोई भी country जो है across the world will not put unjustified export restrictions on food. Now this you can see इंडिया के अंदर भी जो है इंडिया के कारण काफी ह्यूमन क्राइम मचा था जब इंडिया हैड इम्पोज सर्टेन फूड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से वीट को लेके, राइट। सो इन सर्टेन कंडीशन, सो फॉर एग्जांपल यूक्रेन क्राइसिस के कारण फूड सिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन मैसिव इश्यूज बन के आ गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। इन सच अ सिनेरियो इफ इंपॉर्टेंट फूड प्रोड्यूसर्स end up imposing export के ऊपर bans or restrictions, it can prove to be highly dangerous with respect to other countries, particularly the most vulnerable countries across the world. साथ ही साथ में WTO also emphasized on the need to have greater transparency to ensure कि अगर export restrictions निकल के आते हैं, the world can be better prepared to cope up with any such shortages. Moreover, a decision has also been made that when it comes to humanitarian purchases for the वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फ्रॉम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इनको कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अगर परचेज जो है से कहीं पे सिविल स्ट्राइफ चल रही है, कहीं पे ड्रॉट आ गया है, कहीं पे हंगर क्राइसिस चल रहा है, कहीं पे फैमिन चल रहा है, अगर ऐसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए लिया जा रहा है देन अगेन इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल एक्सपोर्ट restrictions. साथ ही साथ में however a number of areas जहां पे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी वहां पे नहीं हो पाई. Chief amongst them was the issue of limits on public stock holding. Right? इंडिया की अब की डिमांड क्या है जिसके कारण massive disagreements are happening, that India is asking for the WTO to allow it कि उनकी जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है जिसके थ्रू वो एक मैसिव फूड प्रोग्राम फॉर इट्स मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन चलाते हैं, जो आपका PDS का सिस्टम है, राइट, उसके लिए ये कहते हैं कि WTO में अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का जो एक ड्राफ्ट है जो कि कहता है कि 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ फूड ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो वो बोलते हैं इससे ऊपर जो है आपका सब्सिडी नहीं होना चाहिए, जो कि इंडिया का फार एक्सीड करता है. तो पहले तो वो बोलते हैं कि आप उनको एग्जेम्प्ट कर दो इस लिमिट से. सेकेंडली भी वो बोल रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में अब हमने खाना इकट्ठा किया हुआ है, अनाज इकट्ठा किया हुआ है, allow us to export food from this public stock holdings to other countries. अब ये उन्होंने बोला कि हम अगली जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस इन 2023 है उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया के अंदर अब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में बहुत सारा अनाज इकट्ठा हुआ है जो कि ऑफन रॉट कर रहा है. सो वन ऑफ द वेज इन विच इंडिया कैन ऑल्सो जेनरेट फॉरेक्स फॉर इटसेल्फ इज बाय एक्सपोर्टिंग दिस फूड जो कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में पड़ा है, राइट. इंडिया का हाउएवर एक जो मेन फोकस था ऑन गेटिंग अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस लिमिट ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वो अभी तक नहीं आ पाया है. साथ ही साथ में अब अगेन जो है नेगोशिएशंस ऑनगोइंग होगी दैट व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज हाउ मेनी चेंजेस आर अलाउड ऑन पार्ट ऑफ WTO टू हैव सच गवर्नमेंट बैक फूड परचेजिंग प्रोग्राम्स जो कि बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस को केटर करते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो इशू आता है इज विद रिगार्ड टू ई कॉमर्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली सिंस अ लॉट ऑफ टाइम क्या चल रहा है कि आपके जो ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं बेसिकली ईमेल के थ्रू या कोई भी और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है. अब डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज बट परचेजेस जो है डेवलपिंग कंट्रीज के होते हैं, तो कस्टम ड्यूटी अगर नहीं लगती है तो लॉट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर लूजिंग आउट ऑन एक्सट्रीमली प्रेशियस
फॉरेक्स। ठीक है, तो WTO मेंबर्स ने अग्री किया कि अभी जो एक मोरेटोरियम प्लेस्ड है ऑन इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, वो अगेन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो 13th होगी 2023 में, तब तक ये कंटिन्यू करेगा। हाउएवर पोस्ट दैट हम जो है काम करना शुरू करेंगे कि किस तरह से इनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटीज अगर इंपोज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड क्या अपॉर्चुनिटीज या इश्यूज डेवलप होंगे डेवलपिंग कंट्रीज एंड LDCs के लिए। राइट, सो फॉर एग्जांपल ऑन वन हैंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड LDCs बोल रहे हैं कि हमें कस्टम ड्यूटी के थ्रू अर्न करने दो, ऑन द अदर हैंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज से दैट द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस माइट सफर अगर आप ऐसी कस्टम ड्यूटीज जो है उन पे इंपोज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फैक्चुअल नंबर डिटेल्स है ये इसमें है, जो कि आप PDF से देख सकते हैं, बट बेसिकली इसका आइडिया ये है। नेक्स्ट अप, वेरी इंपॉर्टेंटली, अनदर डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस वाज ऑन कोऑपरेशन ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट। नाउ यहाँ पे एट द फोरफ्रंट वर इंपॉर्टेंटली डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपका इक्वाडोर एंड केन्या आया, वहीं पे फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड यूरोपियन यूनियन एंड न्यूजीलैंड ने जो है ये प्रपोजल को बैक किया, जहां भी उन्होंने बोला हम एक कोएलिशन ऑफ ट्रेड मिनिस्टर्स ऑन क्लाइमेट बना रहे हैं विच विल कम फ्रॉम अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और इसका मेन फोकस क्या होगा, ऑन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि ट्रेड में डेवलपमेंट भी होती रहे, पर एट द सेम टाइम दिस इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ climate change, at the cost of sustainable development or at the cost of polluting the environment. अब ये जो है commitment basically showcase करता है that even for WTO now, while trade policy might be important, with the alarming change जो कि हम climate में, environment में देख रहे हैं, that climate change has now come at the forefront of even trade policy. साथ ही साथ में अब WTO के अंदर भी एक शिफ्ट देखा जा रहा है that not just trade issues but even non-trade issues which deal with business and other interests of the developing and developed world, उनके साथ भी अब उनके साथ भी जो WTO है अब engage करने को तैयार है। अनदर मुद्दा जो कि वाइडली डिस्कस किया गया था was with regard to your WTO reform। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो dispute settlement system है, which the functioning of which has been completely put to a still due to USA, इसको हम completely restore कर देंगे at least by 2024. इसके अलावा a number of scholars have also said that if WTO wants to maintain its importance as a multilateral institution important for trade policy, it will need a number of other reforms as well. Very importantly, जो special and differentiated treatment है, जिसके अंदर consensus based decision making हो between the developed and developing world, non-discrimination के clauses हो, as well as importantly ऐसे कोई भी step ना लिया जाए जिसके कारण और exaggerate हो जाए inequalities between the global north and the global south. इन सबको ingrain करना in the WTO's principles बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जाउ एंड वैगनर ने भी आर्ग्यू किया कि जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, even though they have talked about it, this is just the first step. Over time क्या नतीजा निकल के आएगा will depend on a number of negotiations and compromises that WTO members will be ready to make. साथ ही साथ में एक और इशू जो कि एग्जिस्ट करता है इज द फैक्ट कि US एंड इसके अलाइज जो हैं पुश कर रहे हैं कि आप टाइटन कीजिए रूल्स फॉर चाइना की स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एंड जो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज चाइना प्रोवाइड करता है इन द वर्सनिंग ऑफ द US एंड चाइना ट्रेड क्राइसिस। ऑन द अदर हैंड चाइना कंप्लीटली बेलिजरेंस दिखाते हुए बोल रहा है कि कोई ऐसा रूल जो कि WTO बनाएगा मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, विच कैन स्पेल डिजास्टर्स फॉर WTO's रेपुटेशन। अनदर इशू जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है इज द प्रॉब्लम्स दैट अ नंबर ऑफ कंट्रीज विटनेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब बहुत सारी कंट्रीज ने गिवन के पैंडेमिक के दौरान बहुत इनवर्ड लुकिंग हो गई थी, ट्रेड हैड कम टू अ हॉल्ट, देयर वर अ नंबर ऑफ लॉजिस्टिकल इश्यूज, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज। तो क्या हुआ था, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को बचाने के लिए इस तरह की पॉलिसीज अपना ली थी जो कि उनको फेवर करती थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इज द टाइम दैट एज द पैंडेमिक जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, WTO के रूल्स जो है रीइंफोर्स किए जाएं टू एंश्योर कि जो ट्रेड डिस्टॉर्शंस है ये चली जाए। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर इशू जो कि लार्जर आइडियोलॉजिकल इश्यूज है इज द रिसर्जेंस ऑफ
economic nationalism, unilateralism, and even plurilateralism for that matter, wherein rather than multilateral institutions like WTO, either countries are looking upon themselves or to regional trade agreements to ensure their interests are benefited rather than adhering to the rules and norms set forward by WTO. In fact, बहुत सारे ऐसे examples हैं of economic nationalism and unilateralism wherein countries are not listening to WTO. तो चाहे वो US के tariffs हो on steel and aluminium जिसके कारण इंडिया को भी काफी hurt पहुंचाया गया था शुरुआत में. Then चाइना के trade sanctions ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, गिवन क्वाड बन गई है, चाइना का ये ऑस्ट्रेलिया से बन नहीं रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोडक्ट्स है चाहे वो वाइन हो, कोल हो, लॉबस्टर हो, उन सब के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं. सिमिलरली चाइना का जो एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ है एंड EU का जो एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट है अलाउ करते हैं इन गवर्नमेंट्स को बेसिकली टू रिटेलिएट अगेंस्ट एनी फॉरेन एक्शंस जो कि इनको लगता है अनफेयर है बाय इवन ट्रेड बीट्स. राइट, अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज कि अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स जो है आर टेकिंग लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स रादर देन अडहियरिंग टू द रूल सेट बाय WTO. यहाँ पे डेब्रा जोन्स आर्ग्यू करती हैं दैट ये जो WTO का क्राइसिस है अब ये सिर्फ पैंडेमिक के कारण नहीं आया है, but this has been ongoing for a number of years. So if WTO wants to regain its former glory, it will have to ensure कि जो principles of consensus and multilateralism है, those are followed. So how can change come into being? What is the way forward? Now यहाँ पे डॉक्टर मिल्टनर जो है in an ORF article a number of way forward जो है उनको आगे रखती हैं. सबसे पहले वो कहती है कि WTO members need to commit कि नए एक्सपोर्ट बैरियर्स पर्टिकुलरली एनर्जी सोर्सेज पे, मेटल्स पे, मिनरल्स पे एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे गिवन द ऑनगोइंग क्राइसिस, एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, फूड क्राइसिस चल रहा है, इनके ऊपर जो है और ऐसी एक्सपोर्ट बैरियर्स नहीं लगाएंगे. सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली शॉर्ट एंड मीडियम टर्म की जब हम बात करें तो कहते हैं ट्रेड एंड हेल्थ आर प्राइमरी एरियाज इन योर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म. यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले तो ट्रेड एंड हेल्थ के अंदर जो है सिनर्जीज बनाने की जरूरत है WTO मेंबर्स को. साथ ही साथ में जो प्लूरिलेटरल फार्मा अग्रीमेंट है राइट, उसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई एक्सपैंड करने की जरूरत है. साथ ही में जो इंटरेस्टेड WTO मेंबर्स हैं उनको मे बी एक प्लूरिलेटरल कोविड-19 का अग्रीमेंट फॉर वैक्सीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड अग्रीमेंट बना देना चाहिए ताकि वर्ल्ड ओवर जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दीज वैक्सीन है उसको एक्सेलरेट किया जा सके, मे बी ऑन लाइन्स ऑफ कोवैक्स अंडर द WTO की ही पूरा अम्ब्रेला. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज जिसकी ये बात करते हैं इन द लॉन्ग टर्म वेरी इंपॉर्टेंटली इज कि अब आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने की जरूरत है. ठीक है, WTO बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता द काइंड ऑफ रियलिटीज जो कि 21st सेंचुरी के अंदर आ गई हैं एंड कंट्रीज आर नाउ bypassing WTO if the WTO is not ready to reform in a way that suits them. ठीक है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले तो WTO के जो रूल्स हैं उनको अपडेट किया जाए, इंक्लूडिंग ई-कॉमर्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट. ठीक है, जो कि दोनों डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को सूट करे. देन वेरी इंपॉर्टेंटली व्हेन इट कम्स टू सब्सिडीज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इज नीडेड. साथ ही साथ में द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल इज अ जस्ट ट्रांजिशन, विच इज कि चाहे ट्रेड हो, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बट दिस हैज टू बी अकम्पनीड बाय सस्टेनेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड क्लाइमेट चेंज, कीपिंग इन माइंड द इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ठीक है, इनके साथ अगर नहीं चलेंगे तो ये जो ग्रोथ है, ये जो डेवलपमेंट है, ये लॉन्ग लिव्ड नहीं होगी. इसके अलावा दे हैव आल्सो टॉक्ड ऑफ नेगोशिएशंस विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल गुड्स अग्रीमेंट जिसके थ्रू ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो है प्रमोट की जा सके स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ बाय लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स. साथ ही साथ में दे से दैट देयर इज नीड फॉर अ कॉन्क्रीट रोड मैप जिसके थ्रू फॉसिल फ्यूल्स पर्टिकुलरली आपकी जो कोल का यूजेज है इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसको कम किया जा सके. ठीक है, साथ में कहते हैं कि एक सर्कुलर इकोनॉमी किस तरह से चलती है, राइट, बेसिकली एक बेटर नॉलेज अबाउट कि किस तरह से ट्रेड भी हो बट एट द सेम टाइम रीयूजेबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी, इन सबको जो है इंप्रूव किया जाए. तो मतलब ट्रेड के साथ क्या हो, आपकी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये सब भी हो पाए. ठीक है, साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली जो एक कोर इस आइडिया है इसके आपने WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको रिपेयर करने की जरूरत है. WTO में बेसिकली एक 2-tiered डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है एंड दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज एनीवन हु डज नॉट फॉलो WTO के
रूल्स, जब भी कोई डिस्प्यूट आती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो है यूज किया जाता है, राइट। अब इसको जो है इसके कारण मैसिव इश्यूज आए हुए हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है चल नहीं रहा है क्योंकि उसके ऊपर के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वही चुने नहीं जा रहे हैं। जरूरी है कि इन मैकेनिज्म्स को हम रिस्टोर करें, साथ ही साथ में एक सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी या बाइंडिंग नेचर टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी ऐड करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई भी रूल्स ब्रेक करे उनके अगेंस्ट जो है कॉन्क्रीट एक्शंस लिए जा सके। इन कंक्लूजन डोहर्टी एंड सारा वर्गीज आर्ग्यू करते हैं कि WTO ने पोटेंशियल दिखाई है कि अगर कंसेंसस जनरेशन के थ्रू गवर्नमेंट्स अग्री करें तो क्रेडिबल रिफॉर्म्स कैन बी ब्रॉट इनटू प्लेस। सिमिलरली प्रदीप मेहता ऑफ कट्स इंटरनेशनल आर्ग्यू करते हैं दैट एज एन ऑर्गेनाइजेशन WTO शो कर रहा है दैट इट हैज द कैपेसिटी टू लेट गो ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया एंड नाउ इज द रिक्वायरमेंट कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक रॉबस्ट थ्राइविंग इंस्टीट्यूशन बन जाए। जो मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस चल रही हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, एनर्जी क्राइसिस हो, फूड का क्राइसिस हो, एग्जिस्टिंग इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो, कोविड-19 पैंडेमिक हो, इन सब के थ्रू शायद कंट्रीज को रियलाइज हो सके द नीड फॉर रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम एंड WTO कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज को थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट दिस मल्टीलेटरल फॉर्मेट व्हिच केटर्स टू ऑल देयर नीड्स डज नॉट स्टॉप functioning and in fact exists to make the situation better for all of them.